वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। तो आज की वीडियो भी हमारी उसी बारे में होने वाली है कि एक बच्चा है जिसे पेपर प्रेजेंटेशन स्किल पता है और एक टॉपर है जिसे पेपर प्रेजेंटेशन स्किल नहीं पता। तो आप नोटिस करोगे कि वो जो बैक बेंचर है जिसे पेपर प्रेजेंटेशन स्किल पता है, उसे पता है कि पेपर को किस तरह से लिख के आना है, किस तरह से प्रेजेंट करके आना है, फाइनल रिजल्ट में उसके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। और जो टॉपर बच्चा है उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं होंगे। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जब आपका पेपर सब्जेक्टिव हो जाता है ना और बोर्ड का पेपर आप देने जाते हो, एग्जामिनर को आपके फेस नहीं दिख रहे होते, एग्जामिनर को नहीं पता कि इसकी स्कूल में कैसी इमेज है, तो उस टाइम मैटर करता है कि आपने पेपर को किस तरह से प्रेजेंट किया है। तो बेटा जी आज की वीडियो 10 से 12 मिनट की होगी और एक एक टिप जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को देख के बस आपने उन्हें अप्लाई करना है। मैं गारंटेड बोलता हूँ 10 to 15% आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे होंगे। देखिए यार, जो एग्जामिनर होते हैं उनके घर से थोड़े ना जा रहे होते हैं, वो तो मार्क्स देना ही चाहते हैं। बस आपने कोशिश क्या करनी है कि उन्हें इंप्रेस करना है। आपका जो पेपर प्रेजेंट करोगे वो कहते हैं ना मोती जड़े होने चाहिए। देखिए एक दो दिन में राइटिंग इंप्रूव नहीं हो सकती, राइटिंग आपकी जैसी भी उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको कर लेनी चाहिए, बट पेपर प्रेजेंटेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। और मतलब सुपर टिप तो यही है कि हाँ आपने उस एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। पेपर इतना अच्छे से लिख के आना है, इतना अच्छे से लिख के आना है कि हाँ वो खुश हो जाए और वो नंबर बांटता फिरे, ठीक है ना। वैसे भी देखिए जब हमारे बोर्ड की चेकिंग हो रही होती है तो मार्क्स बांटते ही जाते हैं। तो बात करते हैं हम टिप्स की जो श्योरली आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो जब आप पेपर देने जाते हो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए बढ़िया सी स्टेशनरी। तो मतलब मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एक बढ़िया सी शॉर्पनर हो, बढ़िया सी इरेजर हो और कोशिश करना कि जेल पेन लो। मैं आपको देखिए हमेशा बोलता हूँ कि जब भी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करने की बात आए ना तो चिंदीगिरी नहीं करनी चाहिए, आपको बढ़िया पेन लेने चाहिए। और ये V7 के पेन है, इनसे राइटिंग मतलब अगर इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो भी अच्छी आई जाती है। और एक पेंसिल लेना है, आपने सिंगल कलर का पेन ही यूज़ करना है, कोई बोर्ड में आप ड्यूअल कलर के पेन यूज़ नहीं कर सकते हैं। और एक बढ़िया सा स्केल हो सकता है, मे बी ये ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हो। तो स्टेशनरी पे मतलब थोड़ा सा खर्चा कर लेना और कोशिश करना है कि एक ही कलर के आपके पास 3-4 पेन हो। अगर एक पेन खत्म हो जाए तो ऐसा ना हो कि उसकी दूसरी शेड आ रही है, मतलब एक ही कंपनी के एक जैसे पेन होंगे तो उनकी शेड सेम रहेगी। तो देखिए जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जब आप बोर्ड का पेपर देने जाते हो, अब तो जनरली क्या होता है कि आपको OMR दिए होते हैं वो फिल करने होते हैं। और बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, OMR मतलब अपने सर्कल फिल करते टाइम गलती कर देते हैं, ठीक है। अब सोच के देखो कि यार आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग में ही आप लोग गलती करोगे उससे क्या ही फायदा होगा। तो बेटा जब भी आप अपनी डिटेल्स भर रहे हो, अपना नाम, रोल नंबर, किस चीज़ का एग्जाम है, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पेंसिल से फिल कर लो, फिर इसको क्रॉस चेक कर लो कि यार कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई है। एंड उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बाद आप प्रॉपरली उसको पेन से फिल कर सकते हो, फिर कोई गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और वैसे इस तरह से नहीं आएगा, OMR ही आएगी आपके पास जो फिल करने के लिए आएगी। तो सबसे पहले आपने अपनी बेसिक डिटेल क्लियरली फिल करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, स्पेस करते हो। और जब स्पेस छोड़ते हो आप दोनों साइड में तो देखिए एक बड़ा स्केल रखना है, सो दैट ऐसा ना हो यार कि मतलब अगर आप छोटा स्केल यूज़ करोगे तो क्या होगा, बीच में कट आ रहा होगा, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। और आपने क्या करना है, दोनों साइड ही बराबर स्पेस आप लोगों ने छोड़ देना है। दोनों साइड आप लोग क्या करके चलोगे, बराबर स्पेस, और ये हर एक पेज पे कर लेना है आपने। तो सबसे पहला काम हमारा स्पेसिंग होता है। इसके बाद जब आप लोग पेपर स्टार्ट करते हो ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा सीरियल वाइज चलो, ठीक है ना। मतलब यार वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप सीरियल वाइज नहीं चलोगे, जैसे कि आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले सेक्शन A है, ठीक है, तो आप लिख दोगे कि हाँ भैया मैंने यहाँ पर क्या स्टार्ट कर दिया है, सेक्शन A स्टार्ट कर दिया है। अगर आप सेक्शन B भी स्टार्ट कर दोगे गलती नहीं है, बट वो एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि यार कभी किसी और सेक्शन पे जा रहा हूँ, सीरियल वाइज चलो। क्योंकि देखो इन द एंड आपको पेपर तो पूरा ही फिल करना है ना, तो अच्छा रहेगा सीरियल वाइज चलो। अब मान के चलते हैं कि जो आपका पहला पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर रहे हो, और इसका जो आंसर है मान के चलो FCC है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो हमेशा अगर कुछ इस सब्जेक्टिव पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हो तो क्या करो, उसका ऑप्शन लिखा करो और ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है वो भी लिखा करो। जैसे कि यहाँ पर मान के चलो FCC यूनिट सेल है तो आप इसे लिख दोगे FCC यूनिट सेल। अब फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है मान के चलो कि C। उसे उसका आंसर आ रहा है आपका कि हाँ भाई यहाँ पर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, उसका आंसर आ रहा है B मान के चलते हैं। और ऑप्शन B क्या है भैया, यहाँ से आपसे यूनिट पूछ लेता है किसकी, मोलैरिटी की, तो यहाँ से यूनिट हो गई मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 4,
अब जैसे फोर्थ का है, आपसे पूछ लिया फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती हैं, तो उसकी यूनिट क्या हो और उसका आंसर जो है ए है, तो आप लिख दोगे पर सेकेंड। तो बेटा अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था तो आप कुछ इस तरह से प्रॉपर उसका ऑप्शन और ऑप्शन के साथ क्या आंसर कर रहा है। अब देखिए जब आप एक क्वेश्चन को खत्म कर देते हो ना, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लाइन लगा दोगे कि हाँ यार ये हमारा क्वेश्चन जो है खत्म हो गया है। वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर दोगे। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका, और वो एक न्यूमेरिकल है। कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को करते हैं तो कैसे कर रहे होते हैं, सबसे पहले आप लोग लिखते हो कि गिवन क्या है आपको। गिवन है आपको कि एक रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन क्या है, Zn2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव Cu। तो एक न्यूमेरिकल है। जब भी आप एक न्यूमेरिकल को करते हो ना भाई, हमेशा आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हो। आपसे वो क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा वो एक अलग बात है। आप लोग क्या लिखोगे, वी नो। क्या पता है हमें कि अगर कभी भी हमें ई नोट सेल निकालना है तो ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ई नोट रिडक्शन किस पे हो रही है, कॉपर पे, और कॉपर की वैल्यू कितनी है 0.34, माइनस ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक पे, तो इसकी वैल्यू है माइनस 0.76, और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 1.10 वोल्ट। और जब आपका इस तरह से आंसर आ जाता है ना, जब भी आप न्यूमेरिकल को करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हो कि हाँ यार ये है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छी फील आती है। इस तरह से आप लोग उसे बॉक्स में फिल कर दोगे। मतलब जितने भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो हमेशा याद रखिए आपने ये लिखना है कि गिवन क्या है आपको। ठीक है, फॉर्मूला लिखोगे, आंसर करोगे, और लास्ट में जब आप आंसर कर दोगे ना तो उसको आप एक बॉक्स में बंद करने वाले हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जिसमें कि आप लोगों ने एक डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, गिव एग्जांपल। तो सबसे पहले आप लोग इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन करोगे। प्रॉपर लिखने वाले हो कि एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास करा दी आपने कोलोइडल सॉल्यूशन में से, तो जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, और क्यों विजिबल हो जाता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि यार हमेशा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एग्जाम्पल जरूर लिखने वाले हो आप लोग। आपने इसका एक एग्जाम्पल भी लिख देना है। ये हो गया हमारे पास टिंडल इफेक्ट। अभी इसका कर दोगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगा, जो हमारा स्काई का कलर होता है वो ब्लू होता है, वो टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है। अब आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट आपने इसका डायग्राम बनाना है। अब देखिए जहाँ पर भी डायग्राम बनता है तो आपको बनाना चाहिए। अब ड्राइंग एकदम से तो पिकासो आप लोग बनोगे नहीं, मतलब ये हो, बट बेसिक सी ड्राइंग तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें प्रॉपर, और ऐसे मतलब मैं दोबारा बोलूँगा कि पेन से मत बनाना यार, पेंसिल से ही बनाने हैं डायग्राम आपने। ठीक है, अब लिख दोगे, और थोड़ा सा और जितना हो सके अट्रैक्टिव ही बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, और मेंशन कर दोगे कि ये क्या है, ये आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, और इसके बाद आप लोग इसे पास करा रहे हो ट्रू सॉल्यूशन में से, और यहाँ पर हमारे पास है एक कोलोइडल सॉल्यूशन। लिख भी दोगे कि हाँ ये हमारे पास एक ट्रू सॉल्यूशन है, ये हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। और जब आप इधर से लाइट पास करा रहे हो तो जब ये लाइट कोलोइडल सॉल्यूशन में से पास होती है तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो जब भी डायग्राम बनाओ, डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और प्रॉपर आपको बताना होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है। और नीचे ये भी लिख देना है कि ये डायग्राम जो है ये हमारा किस टॉपिक का है, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब जैसे कोई क्वेश्चन आया था आपके पास जो कि डिफरेंस की फॉर्म में, तो आप उसको कैसे करने वाले हो, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस है, लाइक क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड के बीच में है, तो आप एक तरफ लिख दोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक तरफ लिख दोगे अमरफस सॉलिड। अब उनके पॉइंट्स लिखोगे, पॉइंट्स के साथ पॉइंट मैच होना चाहिए आपका, एक एक लाइन छोड़ के लिखना। देखो यार आपको बहुत सारी शीट मिलती है, ऑलरेडी वो शीट फिल नहीं होती, आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो पूरी शीट नहीं भर पाता कोई बच्चा, तो मतलब पूरा लिखा करो, खोल खोल के लिखा करो, मतलब सो दैट कि ना स्पेसियस सा लगे, एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ यार बहुत ज़्यादा बच्चे ने लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पर आपको कोई पॉइंट लगता है ना कि यार ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या कर दोगे आप लोग, अंडरलाइन कर दोगे, दैट दीज आर ट्रू सॉलिड, दीज आर स्यूडो सॉलिड्स। ठीक है, और कोशिश किया करो जहाँ तक हो सके हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल जरूर लिखा करो, मतलब जो भी आपका है, चाहे उन्होंने पूछा है चाहे उन्होंने ना पूछा हो, एग्जाम्पल जरूर लिखा करो अगर वहाँ पर एग्जाम्पल बन रहे हैं तो। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आयरन, NaCl, डायमंड, ये सब है ना।
और अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर इसके कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे अमरफस सॉलिड के, लाइक ग्लास, रबर, प्लास्टिक, इस तरह से क्लियर होते हैं। अब देखिए जैसे कि ये है, अब डिफरेंस के लिए आपने ऑलरेडी लाइन लगा ली थी, बट आपका डिफरेंस ज़्यादा है तो आप क्या करोगे और नीचे तक लाइन खींचोगे अभी। एंड अब क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया है तो बस क्वेश्चन खत्म के लिए लाइन लगा दो। क्या जा रहा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपने एग्जामिनर को खुश करना है और जितने अच्छे से प्रेजेंटेशन होगी उतना ही अच्छा होगा। अब देखिए लाइक नेक्स्ट करते हो आप, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कुछ भी था, लाइक आपके पास ये आ गया कि व्हाट इज डायलिसिस, व्हाट इज डायलिसिस, ये क्वेश्चन है और आप इसका आंसर करने लगे हो और आपसे कुछ गलती हो जाती है, लाइक डायलिसिस इज अ फिनोमिना, और आपसे कुछ गलती हो गई मान के चलो, तो आपने इसमें सिर्फ एक लाइन लगा देनी है, एक कट कर देना है। ये नहीं कि आप ऐसे करोगे, ये पूरे के पूरे, अब देखो पूरे पेपर में ना ये जो जगह है ये सबसे गंदी लग रही होगी, कटिंग करनी है तो एक डिसेंट सी कटिंग करनी है, सिर्फ इतना, 4-5 पॉइंट आपसे गलत हो गया, इतना लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब पॉसिबल है कि उस टाइम आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आ रहा है, ठीक है, बट एक आइडिया आपको होगा कि यार ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन और कितनी जगह घेर सकता है, तो आप उसके लिए उतने स्पेस छोड़ते चलो, क्योंकि इन दी एंड आपको पेपर तो सारे अटेम्प्ट करना है ना, पेपर आपने सारा अटेम्प्ट करना है बेटा जी, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और हमेशा आपको बोला भी जाता है कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए, मार्क्स उन्हीं के मिलते हैं। तो ये थी बेटा जी कुछ टिप्स जो आपकी श्योरली हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं प्रो टिप्स की। तो बेटा जी ये थी कुछ टिप्स जो आपको पेपर लिखते टाइम ध्यान रखनी है। और देखिए आपने पेपर पूरे का पूरा अटेम्प्ट करना है और कोच करने की स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन करो, उनको लिखो जो आपको श्योरली आते हैं। और श्योरली आप तभी लिख पाओगे जब आप थोड़ा पढ़ के भी जाओगे, तो अच्छे से तैयारी भी करके जानी है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर आप अच्छे से प्रेजेंट करो, और इस तरह से अगर आप पेपर प्रेजेंट करोगे आपके नंबर एक भी नहीं कट सकता। अभी जैसे हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं वो ऑलरेडी सीबीएसई में चेकिंग कर चुके हैं, तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं कि सर देखिए एग्जामिनर का जब आप कोई न्यूमेरिकल करते हो तो जो फाइनल आंसर होता है ना उसका आधा नंबर होता है, बाकी वे के भी आपके नंबर होते हैं। प्रॉपर वे में चलो, और अगर आपको लगता है कि कोई न्यूमेरिकल लेंथी है जिसमें टाइम लग सकता है फाइनल आंसर आने में, तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो। और कोशिश किया करो कि जो प्रॉपर कैलकुलेशन का वर्क होता है ना बिल्कुल बैक सीट पे करो, साथ में मत किया करो। मतलब ये जो बोर्ड आपने साइडों में खाली जगह छोड़ी है ना, इनको मत फिल किया करो। पेपर पूरा अट्रैक्टिव लगना चाहिए और तभी आपकी हेल्प होगी। और इन दी एंड प्रो टिप अगेन वही रहेगी कि आपने एग्जामिनर को खुश करना है। मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ कि हाँ आपने उसको खुश करना है, उसको दिक्कत नहीं आने देनी, वो तुम्हें नंबर लाने में दिक्कत नहीं आने देगा। तो बस जाओ फोड़ो बोर्ड एग्जाम को। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।